नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सर आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और यह सेशन जो होगा पूरी तरीके से समर्पित होगा टीजीटी पीजीटी के लिए। ओके, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस होंगी, एक क्लासें बीपीएससी और यूपी टीजीटी के आधार पर चलेगी। ओके, तो आज इस क्लास का पहला दिन है और आप समझिएगा। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बेहतरीन मोटिवेशन लेते हैं। वो कहते हैं ना, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मैं धार क्या, है मृत्यु को वरदान ही, जब मरना लिया ठान ही, जब आ गए रणभूमि में फिर जीत क्या फिर हार क्या। ओके, तो इसी के मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। और आपको बता दूं कि मैं जियोग्राफी का सेक्शन लेकर चल रहा हूं। ओके, तो ज्योग्राफी ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट होगी? तो ये पूरी तरीके से टीजीटी पीजीटी पर क्या होगा, आधारित होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है ज्योग्राफी। ओके, तो ज्योग्राफी को सिर्फ एक यह जो वीडियो है, ये सिर्फ आपके एक या दो वीडियो आपके यूट्यूब पर जाएगी, बाकी सारी वीडियो ऐप पर चलेंगी। ठीक है, तो अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो चंद्रा क्लासेस के नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, जो स्क्रॉल हो रहा है आप देख सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं भूगोल शब्द को लेकर। ठीक है, भूगोल शब्द को लेकर मेरे ख्याल से यह जो कलर होगा विजुअल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं कलर ले रहा हूं ब्लैक। ठीक है, चलिए भूगोल की हम बात करें तो जो भूगोल है ना, भूगोल, ठीक है, भूगोल सभी सबको पता होगा कि भूगोल को इंग्लिश में हम जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफी। राइट। अब एक बात आप समझना कि जो जियोग्राफी शब्द है, इस शब्द को देने का काम किसने किया था? तो इस शब्द को देने का काम किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं जियोग्राफी शब्द, या फिर यह शब्द, यह शब्द शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया था। इरेटोस्थनीज ने दिया था। किसने दिया था बच्चे? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने दिया था, ने दिया था, दिया था। यही कारण है कि यही कारण है कि यही कारण है कि है कि इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक मान लिया जाता है। ठीक है, यही कारण है कि इनको 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 बोले तो बच्चे किसको? इरेटोस्थनीज को, इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक मान लिया गया। व्यवस्थित भूगोल का जनक मान लिया गया। व्यवस्थित व्यवस्थित भूगोल का भूगोल का, का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है बच्चे? व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, तो जो भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द है, इस शब्द को देने का काम सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। और यही कारण है कि इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का क्या मान लिया गया? जनक मान लिया गया। व्यवस्थित भूगोल का क्या मान लिया गया? जनक मान लिया गया। अब यहां पर देखिए, जो भूगोल है, भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का यूज किया गया है। और जियोग्राफी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का नाम क्या है? जियो। एक शब्द का नाम क्या है? जियो। और एक शब्द का नाम क्या है बच्चे? ग्राफी। एक शब्द का नाम क्या है? ग्राफी। और आपको बता दें कि ये दोनों कैसे शब्द हैं? तो अंग्रेजी शब्द है। ये कैसे शब्द हैं बच्चे? अंग्रेजी शब्द हैं।
अंग्रेजी शब्द है। ये दोनों कैसे शब्द हैं? अंग्रेजी शब्द हैं। ठीक है, कैसे शब्द हैं बाबू? अंग्रेजी शब्द हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे शब्द हैं? अंग्रेजी शब्द हैं। जब अंग्रेजी शब्द हैं तो ये जो अंग्रेजी शब्द है ये ग्रीक शब्द जियो और ग्राफोस से मिलकर बना है। यानी जियो शब्द है ये जियो, और ग्राफी शब्द है जिसे आप ये जो है ग्राफोस, ग्राफोस या फिर क्या ग्राफिया शब्द से मिलकर बना है। और ये दोनों शब्द कैसे शब्द हैं बच्चे? ग्रीक शब्द हैं। ये दोनों कैसे शब्द हैं? ग्रीक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं बच्चे? ग्रीक शब्द हैं। बोलिए, यहां तक बात क्लियर है क्या? ये दोनों शब्द कैसे हैं? ग्रीक शब्द हैं। ओके, अब आगे इसमें बात करें तो जो जियो है ना, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? पृथ्वी होता है। जियो का अर्थ पृथ्वी होता है। और ग्राफोस, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। वर्णन करना यानी विवरण करना, वर्णन करना। ठीक है, वर्णन करना। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है क्या? वर्णन करना। चलिए, वर्णन करना। चलिए, तो जो जियो शब्द है, जियो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? जियो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या मेरे भाई? पृथ्वी। और ग्राफोस, ग्राफी जो है ग्राफोस से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? वर्णन करना। चलिए, तो वर्णन करने की बात करें तो यदि इसी जियो शब्द में, इसी जियो शब्द में बाबू आप मैट्रिया शब्द जोड़ देते हैं। क्या शब्द जोड़ देते हैं? मैट्रिया। मैट्रिया, और मैट्रिया शब्द से बना है क्या बच्चे? मैट्री। मैट्री, तो क्या हो जाएगा बच्चे? जियोमेट्री। और जियोमेट्री हो जाएगा तो जियोमेट्री का मतलब हो जाएगा क्या? पृथ्वी का वर्णन करना। क्या करना बच्चे? पृथ्वी का मापन। पृथ्वी का क्या हो जाएगा? मापन। मापन, पृथ्वी का क्या हो जाएगा? मापन। क्या हो जाएगा बच्चे? पृथ्वी का मापन। इसी तरीके से अगर जो आपसे कह दिया जाए, इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाएगा कि इसी जियो शब्द में, इसी जियो शब्द में यदि लॉजिया शब्द जोड़ दिया जाए, यानी लॉजिया, लॉजिया या फिर लोगस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लॉजी। और लॉजी मतलब हो जाएगा क्या? जियोलॉजी। और जियोलॉजी का मतलब हो जाएगा क्या बच्चे? पृथ्वी का अध्ययन। क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। यानी पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई? पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है जियोलॉजी। पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी। पृथ्वी का मापन क्या कहलाता है? जियोमेट्री कहलाता है। ओके, जियोमेट्री कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर जो आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है, इसी में जियो शब्द में अगर जो ऑयड शब्द जोड़ दिया जाए, ऑयड शब्द जोड़ दिया जाए तो ऑयड शब्द से क्या हो जाएगा? ऑयड हो जाएगा। ऑयड, और ऑयड का मतलब क्या हो जाएगा? जियोइड। और जियोइड का मतलब हो जाएगा पृथ्वी के आकार के अनुरूप। पृथ्वी, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, आकार के अनुरूप, आकार के अनुरूप, अनुरूप। ठीक है, आकार के अनुरूप। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलिए, यहां तक बात क्लियर है तो देखते हैं। ठीक है, जियोइड शब्द, जियोइड शब्द, जियोइड शब्द का अर्थ हो जाएगा क्या? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब देखिए, इस पृथ्वी को ना, इस पृथ्वी को जियोइड शब्द सबसे पहले कहने का काम किसने किया था? इस पृथ्वी को जियोइड शब्द कहने का सबसे पहले काम किसने किया था? ठीक है, इस पृथ्वी को जियोइड शब्द कहने का काम किसने किया था? तो जॉन हर्शल ने किया था। तो यहां पर आप लिख सकते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी को जियोइड, जियोइड, जियोइड जॉन हर्शल ने कहा। किसने कहा बच्चे? जॉन हर्शल ने कहा। जॉन हर्शल ने कहा। किसने कहा बच्चे? जॉन हर्शल ने कहा। पृथ्वी को जियोइड शब्द किसने दिया? जियोइड और नाम किसने दिया? जॉन हर्शल ने दिया। ठीक है, जियोइड शब्द किसने दिया बच्चे? जॉन हर्शल ने दिया। हर्शल ने दिया, दिया। और जियोइड का मतलब क्या होता है? जियोइड का मतलब होता है बच्चे क्या? भूआब। भूआब, जियोइड का मतलब होता है क्या? भूआब। क्या होता है बच्चे? भूआब होता है। जियोइड का मतलब क्या होता है? भूआब होता है। ठीक है, जियोइड का मतलब क्या होता है? भूआब होता है।
या क्या होता है बच्चे, पृथ्व्याकार होता है। पृथ्व्याकार होता है। क्या होता है, पृथ्व्याकार होता है। आपको एक बात बता दें कि भूभाग इसे क्यों कहा गया, क्योंकि पृथ्वी जो है पूरी तरीके से गोल नहीं है। देखिए, अलग अलग भूगोलवेत्ता पृथ्वी को अलग अलग नामों से बताते हैं। कोई कहता है कि पृथ्वी गोल है, कोई कहता है कि पृथ्वी नाशपाती की तरह है, कोई कहता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। मतलब अलग अलग भूगोलवेत्ता इससे अलग अलग आकार देते हैं। तो आपको बता दें कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, और पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, यही कारण है कि इसे भूआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूआब। भूआब क्या कहा जाता है बच्चे, भूआब कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है बच्चे, चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, और जब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है इसलिए इसे पृथ्वी को क्या कहा गया, भूआब कहा गया। और भूआब यानी जियोड नाम देने का काम किसने किया था, तो जॉन हर्टजल ने दिया। ठीक है, जॉन हर्टजल ने किया था। ठीक है, चलिए, किसने किया था बच्चे, जॉन हर्टजल ने किया था। चलिए, अब देखिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है, व्यक्ति है नहीं थे, जिनका नाम है बच्चे आर्यभट्ट। क्या नाम था, आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट थे ना, ये आर्यभट्ट ये कहाँ के थे, तो बच्चे बिहार से संबंधित है। ये कहाँ से, बिहार से। तो बिहार के एक एग्जाम में पूछा गया कि आर्यभट्ट किस राज्य से संबंधित है, तो आपका जवाब क्या था, बिहार। ये पटना के आसपास वाले क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, तो आप यहां पर ना हो तो इनके बारे में लिख लीजिएगा थोड़ा सा, बिहार। ठीक है, ये कहां से संबंधित है भाई, बिहार से। तो जो आर्यभट्ट थे ना, आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी क्या है बच्चे, गोल है। और यह अपने ग्रह पर यह अपने अक्ष पर अपने अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। क्या करती है भाई, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूर्णन करती है। ठीक है, घूर्णन करती है। यह अपने अक्ष पर क्या करती है बच्चे, घूर्णन करती है, यानी परिभ्रमण करती है। ठीक है, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, यह अपने अक्ष पर क्या है, घूर्णन करती है। ठीक है, और क्या, अपने अक्ष पर झुकी है। अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर क्या है, अक्ष पर झुकी है, झुकी है। और आपको बता दें कि अपने अक्ष पर झुकी है, तो यह झुकाव क्या कहलाता है बच्चे, टिल्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, झुकाव क्या कहलाता है, टिल्टेशन कहलाता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी है। दूसरी बात कि सभी ग्रह उपग्रह, सभी, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि सौरमंडल के सभी, सौरमंडल सौरमंडल के सभी सभी ग्रह उपग्रह उपग्रह सूर्य के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश से प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं बच्चे, प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है होते हैं। ठीक है, प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं बच्चे, प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें कौन बताए थे, ये सारी बातें बताए थे बच्चे कौन, आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, और ठीक है, तो आर्यभट्ट जो कि बिहार से संबंधित है, इन्होंने पृथ्वी को गोल बताया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर झुकी है। सौरमंडल के सभी ग्रह उपग्रह क्या करते हैं भाई, सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, तो आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने बताया था। और आपको बता दें बच्चे, ये जो क्लास है सिर्फ एक डेमो के तौर पर है, बस मैंने पहला चैप्टर ही ले लिया। ठीक है, जो कि भूगोल के परिचय से संबंधित है। बाकी सारी क्लासेज जो होगी, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में चलेंगी। ठीक है,
तो आप दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लास लेने के लिए। ओके, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त और शानदार क्लास होगी, ठीक है। एक बार डेमो के लिए अवश्य कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी आप चीज देख ही रहे हैं। ओके, चलिए अब देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बच्चे कोपरनिकस। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? कोपरनिकस। तो जो कोपरनिकस है, कोपरनिकस, कोपरनिकस, कोपरनिकस वास्तव में कहाँ के थे? तो पोलैंड के थे। कहाँ के थे? पोलैंड के थे, ठीक है। ये पोलैंड के थे। कोपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के। पोलैंड जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है, ठीक है, और पोलैंड की राजधानी वार्सा है और मुद्रा जो है जलाटी है, ठीक है। अब देखिए, पोलैंड की बात करें तो जो कोपरनिकस है ना, इन्होंने क्या दिया था? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। क्या दिया था बच्चे? सूर्य केंद्रीय, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। क्या दिया था बच्चे? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की बात करें, इसको हेलियोसेंट्रिज्म थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। इसको हेलियोसेंट्रिक सेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को देने का काम किसने किया था? तो कोपरनिकस ने दिया था। और ये कहाँ के थे कोपरनिकस? तो ये थे, ठीक है, ये कहाँ के थे? तो ये पोलैंड के थे, ठीक है। और आपको बता दें कि इसमें, इससे पहले सूर्य केंद्रीय सिद्धांत से पहले, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत से पहले, आज मतलब 1000 साल पहले, इस सिद्धांत के 1000 साल पहले से ही, ठीक है, बराहमिहिर ने बता दिया था। किसने बच्चे? बराहमिहिर ने दिया था, जो कि उज्जैन से संबंधित है। बराहमिहिर ने बता दिया था कि जो पृथ्वी है और जितने भी ग्रह हैं, ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य जो है केंद्र में है, केंद्र में है। लेकिन ये बात जाकर कब साबित हुई थी? ठीक है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के समय साबित हुई थी। और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को देने का काम किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। और आपको बता दें कि कोपरनिकस से पहले एक और थियरी चलती थी, जिसे बोला जाता था क्या? जिसे आप बोला जाता था जियोसेंट्रिक थियरी। और जियोसेंट्रिक थियरी जो है, ठीक है, यानी पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत। और इसमें यह माना जाता था कि जो पृथ्वी है सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उपग्रह क्या करते हैं? और सूर्य इस पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। बाकी जब सूर्य केंद्रीय सिद्धांत आया तो वह सिद्धांत क्या हो गया? फेल मार गया, ठीक है, फेल मार गया। और यही सिद्धांत चलने लगा, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब पृथ्वी से मिलता जुलता एक आकार बनाया गया है। पृथ्वी से मिलता जुलता एक आकार बनाया गया है, ठीक है। पृथ्वी से मिलता जुलता एक आकार बनाया गया है, ठीक है। एक आकार बनाया गया है जिसे आप बोलते हैं क्या? ग्लोब, ठीक है। जिसे आप क्या बोलते हैं बच्चे? ग्लोब, ग्लोब। तो ग्लोब है क्या? ग्लोब है क्या? देखिए, ग्लोब है क्या? ग्लोब जो है ना, ये पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। पृथ्वी का, पृथ्वी का लघु रूप में, लघु रूप में, लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। वास्तविक, वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक क्या है? प्रतिरूप है। कौन? ग्लोब, ठीक है। पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है कौन? ग्लोब। और ग्लोब का जो निर्माता है, ठीक है, ग्लोब का निर्माता, ठीक है। तो निर्माता की बात करें, निर्माता यानी निर्माणकर्ता, ठीक है, मार्टिन वायहम। कौन थे बच्चे? मार्टिन वायहम, मार्टिन वायहम, ठीक है। ग्लोब के जो निर्माता है बच्चे, वो कौन है? मार्टिन वायहम। दूसरी बात कि जो ग्लोब था, ठीक है, इस ग्लोब था, इस ग्लोब का नाम क्या हुआ करता था? इस ग्लोब का नाम हुआ करता था बच्चे एडाफेल। क्या नाम हुआ करता था? एडाफेल, ठीक है।
नाम था, नाम था किसका, यानी ग्लोब का नाम था। ग्लोब, जिस ग्लोब का इन्होंने निर्माण किया था, तो ग्लोब का नाम था, क्या नाम था ग्लोब का, नाम था एडाफेल। क्या नाम हुआ करता था बच्चे, एडाफेल नाम हुआ करता था, एडाफेल। इस ग्लोब का नाम क्या हुआ करता था, एडाफेल। ठीक है, जिस ग्लोब को कोपरनिकस ने बनाया था, इस ग्लोब का नाम क्या हुआ करता था, एडाफिल हुआ करता था। ठीक है बच्चे, एडाफिल हुआ करता था। चलिए चलिए, इसके बाद अब ये ग्लोब कब बनाया गया था बच्चे, तो यह ग्लोब बनाया गया था कब, तो 1492 में बनाया गया था। कब, 1492 में बनाया गया था, 1492 में बनाया गया था इस ग्लोब को। ठीक है, चलिए और भी कुछ इसमें बातें जानते हैं। ठीक है, अब ग्लोब पर जो ना बच्चे, ग्लोब पर अक्षांश होते हैं और देशांतर होते हैं। ग्लोब पर क्या होते हैं बच्चे, अक्षांश होते हैं, अक्षांश होते हैं, अक्षांश और क्या होते हैं बच्चे, देशांतर होते हैं। अक्षांश होते हैं और क्या होते हैं, देशांतर होते हैं। ठीक है, देशांतर होते हैं, अक्षांश होते हैं और क्या, देशांतर होते हैं। अगर जो आपसे पूछ दिया जाएगा क्या अक्षांश है और क्या देशांतर है, तो आइए पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए अक्षांश, इसको इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है, लैटिट्यूड कहा जाता है, लैटिट्यूड। और इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लेटिट्यूड और क्या बच्चे, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, यानी लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन क्लास होगी बच्चे। ठीक है, हाँ, चलिए मान लीजिए ठीक है, देखिए मान लीजिए एक ग्लोब है। ठीक है, ये क्या है, ग्लोब है। और ग्लोब है तो इसे आप बोलेंगे क्या, पृथ्वी की भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे बच्चे, पृथ्वी की भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। ऊपर वाले को आप क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे। नीचे वाले को आप क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। नॉर्थ पोल और क्या बच्चे, साउथ पोल। अब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं बच्चे, तो जो भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर जो वृत्त खींचे जाते हैं, इन वृत्तों को हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, हम अक्षांश कहते हैं। इन वृत्तों को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। इन वृत्तों को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है बच्चे, इन वृत्तों को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, इन वृत्तों को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, इन वृत्तों को हम किस नाम से जानते हैं बच्चे, अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो आप यहां पर समझ लीजिएगा, इसे आप किस नाम से जानेंगे, इसे आप अक्षांश बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अक्षांश। और आपको बता दें कि जो अक्षांश होते हैं ना, अक्षांश होते हैं ना, अक्षांश, ये अक्षांशों की जो संख्या होती है बच्चे, ये कितनी होती है, तो अक्षांशों की संख्या जो होती है 181 होती है। कितनी होती है बच्चे, 181। अब प्रश्न सोचिएगा थोड़ा सा, यहां पे थोड़ा सा, यहां पर बातों को कंसंट्रेट करने की जरूरत है। जब आपसे अक्षांश रेखा कह दे, जब आपसे अक्षांश रेखा कह दे, तब आप बताना कि कितनी है, 179। लेकिन जैसे ही आपसे अक्षांश कह दे, क्या बोल दे, अक्षांश कह दे, तब आप बताना कि 181। ठीक है, अब प्रश्न उठता है क्या, देखिए ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश होते हैं, और एक खुद भूमध्य रेखा एक कितनी हो जाएगी, 81, 181 होगा अक्षांश। लेकिन जैसे ही अक्षांश रेखा कह दे, तो ये वाला, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि अक्षांश रेखा कहा जा रहा है और एक बिंदु जो होता है रेखा नहीं होता, एक बिंदु जो होता है रेखा नहीं होता। जब बिंदु रेखा नहीं होता है तो इसको इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जब अक्षांश रेखा बोल देगा तो 179 हो जाएगा, और जब अक्षांश बोल दे
तब क्या हो जाएगा 181। और जब अक्षांश वृत्त बोल दे, जब अक्षांश वृत्त बोल दे तब आप बता दीजिएगा कितना, आप 179 ही बताइएगा। क्या बताइएगा? 179 ही बताएगा। तो जो भूमध्य रेखा के समानांतर एक एक डिग्री के अंतराल पर, एक एक डिग्री के अंतराल पर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और इनके बीच की जो दूरी होती है, इनको इनको हम समांतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इन्हें समांतर भी कहते हैं। समांतर क्यों? क्योंकि समान अंतर होता है और इनमें अंतर कितना होता है? तो 111 किलोमीटर का होता है। और इस अंतर को आप किस नाम से जानते हैं? तो आप इसे किस नाम से जानते हैं? आप इसे जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप इसे जोन बोलते हैं। आप इसे कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। आप इसे जोन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? आप इसे कटिबंध बोलते हैं। आप इसे जोन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं बच्चे? कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, कटिबंध। इसे बेल्ट भी बोलते हैं आप। अब देखिएगा, ये ताप को बताते हैं। ये किसको बताते हैं बच्चे? ताप को बताते हैं। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ताप घटता जाता है। क्या होता है? ताप घटता जाता है। ठीक है, और जब ताप घटेगा तो जाहिर सी बात है कि वाष्पीकरण भी घटेगा, संघनन भी घटेगा। और जब बादल बादल भी कम बनेंगे और वर्षा भी कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि वनस्पतियां भी इधर जाने पर क्या होंगी? घटेंगी। और जैव विविधता भी क्या होगी? घटेगी। ओके, यहां तक बात क्लियर है? चलिए, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो समांतर रेखाएं होती हैं, सॉरी, जो रेखाएं होती हैं, उनको आप देशांतर कहते हैं। उनको आप क्या बोलते हैं बच्चे? देशांतर कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, इनको आप किस नाम से जानते हैं? इन्हें आप देशांतर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे? देशांतर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? देशांतर के नाम से जानते हैं। और आपको बता दे कि जो देशांतर होते हैं ना, देशांतर, ये इनको आप क्या बोलते हैं? देशांतर, देशांतर, देशांतर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे आप क्या बोलेंगे? इसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। और इनकी संख्या जो होती है 360 होती है। कितनी होती है बच्चे? 360 होती है। और इनके बीच की जो दूरी होती है ना, इनके बीच की जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। हाँ, इनके बीच की जो सबसे अधिक दूरी होती है यहां पर होती है। इनके बीच की जो सबसे अधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर होती है। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं, दूरी क्या होती जाती है? घटती जाती है। दूरी घटती जाती है। और मैक्सिमम दूरी जो होती है इतनी होती है। और इस दूरी को आप किस नाम से जानते हैं? आप इन्हें गोर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गोरे, या फिर गोरे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गोरे के नाम से। ठीक है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ क्या करती है? घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ क्या करती है? घूमती है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने में 4 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। तो इस पर बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे अभी तो डेमो क्लास चल रही है ना, तो इसमें बहुत कुछ डिटेल नहीं, एक सिर्फ नॉर्मली बातें ही हम लोग करेंगे। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर? चलिए, हाँ आइए अगले पेज की बात करते हैं। अगले पेज लेते हैं। चलिए, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब ठीक है, अब कुछ प्रमुख जनक के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी भूगोल से संबंधित संबंधित प्रमुख प्रमुख जनक। ठीक है, भूगोल से संबंधित कुछ प्रमुख भूगोलवेत्ता, भूगोलवेत्ता कर लीजिएगा, प्रमुख भूगोलवेत्ता। ठीक है, चलिए,
प्रमुख भूगोलवेत्ता। ठीक है, भूगोलवेत्ता। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि मानचित्र कला का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि मानचित्र कला का जनक, मानचित्र कला का जनक, कला का जनक, मानचित्र कला का जनक अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप बता देना क्लैडियस टॉलमी। किसको बताएंगे? क्लैडियस टॉलमी को बताएंगे। क्लैडियस, क्लैडियस टॉलमी, क्लैडियस टॉलमी। ठीक है, क्लैडियस टॉलमी, यानी मानचित्र कला का जनक किसे कहा जाता है बच्चे? क्लैडियस टॉलमी को कहा जाता है। वहीं भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक, जनक किसे कहा जाता है? तो आप बता देना हिकेटियस को। किसको? हिकेटियस को, हिकेटियस। भूगोल का जनक कौन बच्चे? हिकेटियस। इसी तरीके से अगर जो आपसे पूछ दिया जाएगा कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? व्यवस्थित, व्यवस्थित भूगोल का जनक, जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बता देना इरेटोस्थनीज को, इरेटोस्थनीज को। ठीक है, अभी आपने देखा था इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का क्या माना जाता है बच्चे? जनक माना जाता है। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो आपसे पूछ दिया जाएगा आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक, आधुनिक भूगोल का जनक, भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक। ठीक है, तो आप बता देना अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। क्या बताएंगे आप? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को बता देंगे। ठीक है, तो आप बता देना अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, यदि भौतिक भूगोल का जनक आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देना अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। ठीक है, चलिए आधुनिक भूगोल का जनक अब देख लेंगे, भौतिक भूगोल का जनक। ठीक है, कौन से भूगोल का जनक बच्चे? भौतिक भूगोल का जनक, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल का जनक। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो आप बता देना, आप बता देना पोलिडोनियस को। क्या बताएंगे आप? पोलिडोनियस को बताएंगे। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो आप बता देना पोलिडोनियस को कहा जाता है, पोलिडोनियस। ठीक है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बच्चे? पोलिडोनियस को कहा जाता है। ठीक है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बच्चे? पोलिडोनियस को कहा जाता है। इसी तरीके से अगर जो आपसे पूछ दिया जाएगा कि ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक भूगोल का जनक, ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो आप बता देना, आप बता देना हेरोडोट्स। किसको बताएंगे आप? हेरोडोट्स, हेरोडोट्स। ठीक है, हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है भाई? भौतिक भूगोल का, सॉरी, ऐतिहासिक भूगोल का जनक कहा जाता है, ऐतिहासिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इसी तरीके से भारतीय भूगोल का जनक,
अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे क्या? ठीक है, सॉरी बच्चे, क्या हो गया? हाँ, यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारतीय भूगोल का जनक, भारतीय भूगोल का जनक, भारतीय भारतीय भूगोल का जनक, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बता देना। जेम्स रेनेल को कहा जाता है। किसको? जेम्स जेम्स रेनेल। ठीक है, किसको कहा जाता है बच्चे? जेम्स रेनेल। ठीक है, यानी जेम्स रेनेल को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का, सॉरी, भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स रेनेल को कहा जाता है। इसी तरीके से विश्व मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है? विश्व मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है? विश्व 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 मानचित्र का जनक, विश्व मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है, तो आप बता देना। अनेक्सिमोडर को। किसको? अनेक्सी अनेक्सिमोडर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चे? अनेक्सिमोडर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनेक्सिमोडर को। यानी विश्व मानचित्र का जनक अनेक्सिमोडर को कहा जाता है। इसी तरीके से आपको बता दें, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में, हेरोडोटस के बारे में जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले डेल्टा शब्द का यूज किया था। इन्होंने सबसे पहले किस शब्द का यूज किया था? डेल्टा शब्द का यूज किया था। और मिस्र को नील नदी का वरदान कहने का काम भी किसने किया था? हेरोडोटस ने ही किया था। मिस्र को नील नदी का वरदान कहने का काम किसने किया था? हेरोडोटस ने ही कहा था। और आपको बता दें कि डेल्टा शब्द, नील नदी को देखकर डेल्टा शब्द का यूज भी इन्होंने किया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि इतिहास को भूगोल की तरह और भूगोल को इतिहास की तरह देखना चाहिए। इतिहास को भूगोल की तरह और भूगोल को इतिहास की तरह देखना चाहिए। यानी इन्होंने मिस्र को मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा। नील नदी का वरदान कहा। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहने का काम किसने किया था? तो हेरोडोटस ने ही किया था। ठीक है, हेरोडोटस ने ही किया था। चलिए, हाँ, इसी कड़ी में हम लोग अगली क्लास जो होगी इसी पर होगी। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगले सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बस आज इतना ही सबको।